सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हमारा आज महत्वपूर्ण कंटेंट होगा। अपनी क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? पहला चैप्टर जो आपका इतिहास का है वो कौन सा है? यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद का जो पहला प्रश्न है वो हम लेके हैं, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब होती है? 1789 में। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, जिसने राष्ट्रवाद के बीज बोए। यूरोप में राष्ट्रवाद के बीज हैं वो किस क्रांति से आए? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति का जो प्रतीक था वो क्या था? मारियान। कौन था? मारियान को बनाया गया था फ्रांस की क्रांति का प्रतीक। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय राजा कौन था? लुई 14वां था या 16वां था? तो लुई 16वां था। कब? फ्रांस की जब क्रांति हुई तब। राजतंत्र देवीय जो सिद्धांत था उसका पालन करता था कि राजा भगवान का भेजा हुआ क्या है? अवतार है। तो जनता ने राजा को फांसी दे दी थी 1793 में। और ये क्रांति कब हुई? 1789 में। इटली का एकीकरण किसने किया? जो गिसेपे गैरिबाल्डी हैं उनके द्वारा किसका एकीकरण किया जाता है? इटली का एकीकरण। भारत में राष्ट्रवाद जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब से शुरू होता है? जनवरी 1921 के द्वारा। ये 20 से शुरुआत हो जाती है। इसकी अहम बैठकें होती है, जैसे नागपुर अधिवेशन होता है उसमें प्लानिंग तय की जाती है। और जनवरी 21 से, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, किस घटना के बाद शुरू होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था, दांडी यात्रा किसको कहते हैं? नमक आंदोलन को कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। दांडी तट तक ये यात्रा गई थी, इसलिए इस आंदोलन का नाम है दांडी यात्रा। गांधी जी ने किया था इसका। और नमक कानून को तोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका इतिहास का, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न, सिल्क रूट किससे जुड़ा हुआ था? भारत, चीन, रोम, अमेरिका। तो चीन का जो सिल्क था, सिल्क जिससे एक कपड़ा बनता है, सिल्क कहाँ तक जाता था? अन्य महाद्वीपों तक। और ये सिल्क रूट चीन के व्यापार से जुड़ा हुआ था और अन्य महाद्वीपों तक जाता था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। औद्योगिकरण का युग नेक्स्ट जो चैप्टर है उससे प्रश्न आने वाला है। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में होती है? इंग्लैंड में। क्यों हुई? आपको ध्यान है ना, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई? तो इंग्लैंड में वो सब संसाधन थे जिसके लिए एक उद्योग को स्थापित करने के लिए जरूरी होता है। पहली फैक्ट्रियां किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? कपड़ा उद्योग में। टेक्सटाइल जिसको बोलते हैं, टेक्सटाइल उद्योग सबसे पहले विकसित हुआ था। मुद्रण क्रांति और आधुनिक दुनिया नेक्स्ट चैप्टर है और इससे बनने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रिंटिंग प्रेस किसने विकसित किया? तो ये किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। 15वीं सदी में। कब किया था? 15वीं सदी में। भारत में छपाई की शुरुआत कहाँ से होती है? भारत में छपाई की शुरुआत कहाँ होती है? गोवा से। सबसे पहले गोवा में मशीन लगाई गई थी और पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था। पुर्तगालियों का शासन रहा है गोवा पे और 1961 के करीब गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र करवाया गया था, जबकि भारत 1947 में ही आज़ाद हो चुका था बाकी तो, लेकिन गोवा पे पुर्तगालियों का बाद तक शासन रहा था। तो याद रखना, आपको किसने लगाया था? पुर्तगालियों ने। भूगोल के चैप्टर का पहला चैप्टर है, भूगोल जो अपनी बुक है उसका पहला चैप्टर संसाधन और विकास। इससे बनने वाला प्रश्न है, संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पे होता है? उत्पत्ति के आधार पे भी होता है, विकास की अवस्था के आधार पे भी, स्वामित्व के आधार पे भी, तो उपरोक्त सभी आधारों पे होता है। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी,
में कौन सी फसल उगाई जाती है? कौन सी फसल होती है जो काली मिट्टी में उगाई जाती है? वो होती है कपास। कौन सी फसल? कपास। याद हो रहा है ना साथ साथ। और कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है। और जो काली मिट्टी है वो भारत में कहाँ कहाँ होती है? गुजरात जी और महाराष्ट्र GH, गुजरात और महाराष्ट्र में। वन और वन्य जीव संसाधन जो चैप्टर है अपना, उससे वन्य जीवों की रक्षा के लिए किसी योजना की शुरुआत की गई थी? बांग परियोजना। कौन सी परियोजना? बांग परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं। और ये शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। याद रखना है बिल्कुल अच्छे से आपको, कब शुरू की गई थी और किस लिए की गई थी? वन्य जीवों की रक्षा के लिए। कृषि जो चैप्टर है उससे भारत में मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं है, चावल है, जौ है, मक्का है? तो यह चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल भी बोल सकते हैं इसको, और मुख्य फसल भी बोल सकते हैं। झूम खेती कहाँ प्रचलित है? झूम जिसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, और स्थानांतरित कृषि का वो रूप जो उत्तर पूर्व के भारत, जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये जो स्टेट आते हैं 7 सिस्टर वाले, उसमें, यानी इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत। तो इस झूम खेती कहा जाता है इसको, स्थानांतरित खेती को, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर राज्य। विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण का मतलब होता है जहाँ कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है। अपने पर्सनल नोट्स हर किताब के, जैसे इतिहास के अलग डाले हुए, इकोनॉमिक्स के अलग, राजनीति विज्ञान के अलग और जियोग्राफी के अलग। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और बहुत ही सरल तरीके से वीडियो बना के भी मैंने समझाया, PDF भी मिलेगा आपको। तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो खुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको यहाँ से कितनी मदद हो पा रही है। लौह और इस्पात उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो ये आधारभूत उद्योग कहलाता है। उद्योगों का आधार कौन सा उद्योग कहलाता है? लोहा और इस्पात उद्योग। क्योंकि ये उद्योग है, ये अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करता है, इसलिए इसको कहते हैं आधारभूत उद्योग। अन्य उद्योग हैं वो इस पे खड़े होते हैं। कहने का मतलब ये ऐसा कच्चा माल है जिससे अन्य उद्योगों को सपोर्ट मिलता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा जो अपना चैप्टर है, उससे भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना कौन सी है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। आपको ध्यान है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस प्रकार से है? तो जैसे मान ले ये भारत है और दिल्ली से मुंबई, मुंबई यहाँ है, दिल्ली यहाँ है, मुंबई, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता। इस प्रकार से स्वर्णिम हो गए चतुर्भुज, चतुर्भुज की तरह बन रहा है। और 6 लेन परियोजना है जो कि सड़क परियोजना है, यानी महानगरों को जोड़ने वाली परियोजना है। भारत के महानगरों को सड़क द्वारा जोड़ने की परियोजना है जिसको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। भारतीय रेल कब शुरू हुई थी? 1853 में। और चली कहाँ से कहाँ थी? मुंबई से ठाणे तक। राजनीति विज्ञान में सत्ता की साझेदारी, बेल्जियम में कौन से समुदाय रहते हैं? फ्रेंच और डच। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना, भारत किस प्रकार का संघ है? संघीय राज्य है। भारत किस प्रकार का राज्य है? संघीय राज्य, और जिसकी हमने कहाँ से ली है? कनाडा के संविधान से। संघवाद है। इस चैप्टर से 3 स्तर की सरकार किस देश में पाई जाती है? तो भारत में पाई जाती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, 3 स्तर की। भारत केंद्र, राज्य और पंचायती स्तर। जाति, धर्म और लैंगिक मसले। भारत का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने का मतलब क्या है? सभी धर्म हैं वो बराबर है भारत की नज़र में, यानी राज्य की नज़र में धर्मों का समान आदर यहाँ होता है, बराबर का दृष्टिकोण। राजनीतिक दल, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं वर्तमान में? 25 में बात हम कर रहे हैं, तो 6 दल हैं वर्तमान में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त। नेक्स्ट जो अर्थशास्त्र है उसमें पहला अपना चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सेवाएं किस क्षेत्र में आती हैं? सेवाएं तीसरे क्षेत्र में आती हैं। सेवा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तीसरा क्षेत्र। अपने नोट्स में मैंने बहुत ही सरल प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों क्षेत्र समझाए हुए हैं। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सेवाएं आती। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे, वो नोट्स नहीं देखे जो मैंने बहुत ही बारीकी से सरल और सहज करके समझाए,
तो आप ज़रूर देखें कृषि किस क्षेत्र में आती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों बाईलैंग्वेज में अपने नोट्स हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आती है कृषि। औद्योगिक उत्पादन किस क्षेत्र में आता है, तो ये आता है द्वितीय में। निर्माण और फैक्ट्री आधारित जो उत्पादन होता है वो दूसरे क्षेत्र में आता है। मुद्रा और शाख, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक किस प्रकार की साख देते हैं, मांग पर भुगतान योग्य चेक द्वारा। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व व्यापार को जोड़ने की जो प्रक्रिया है, विश्व को व्यापार या कहें कि विश्व व्यापार द्वारा जोड़ना है, तो उसको कहते हैं, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ता है तो उसको कहते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। एफडीआई का पूरा नाम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी जो इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश जिसको कहते हैं उसको कहते हैं एफडीआई। अर्थ है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, हिंदी में इसका अर्थ है। डब्ल्यूटीओ का कार्य क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना। डब्ल्यूटीओ क्या है, डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड, टी मतलब टैरिफ यानी व्यापार, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार को नियंत्रित करने वाली संस्था। वैश्विक व्यापार के नियम तय करती है संस्था। उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1986 में, जिसको कोपरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोपरा। ISI किस उत्पाद का मानक है, कहने का मतलब किस उत्पाद पे लगाया जाता है, बिजली के उपकरणों पे। खाद्य पे कौन से लगाए जाते हैं, एगमार्क। और जो सोना है उस पे लगाया जाता है हॉलमार्क। तो ये याद रखने आपको, एगमार्क कृषि उत्पादों पे, खाने के सामानों पे। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है, जनता के पास होती है। जनता सर्वोच्च, लोकतंत्र में जनता है वो सर्वोच्च होती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है, लोगों की भागीदारी होती है इसमें। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी, 1980 में। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी, ए.ओ. हुम ने। श्रीलंका की सबसे बड़ी जातीय समूह कौन सी है, सिंहली समुदाय है, जो कि विशेष अधिकारों से लैस है। और धर्म कौन सा है, बौद्ध धर्म है, बहुसंख्यक। पावर शेयरिंग से क्या लाभ है, पावर शेयरिंग मतलब शक्ति विभाजन, सत्ता की साझेदारी, इससे स्थायित्व मिलता है। संसाधन और विकास, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है, कोयला, पेट्रोल, लोहा, ये तो नहीं है। तो जल है, जल पुनः भरा जा सकता है, यह नवीकरणीय संसाधन है। हम बारिश के पानी को इकट्ठा करके पुनः जल को बढ़ा सकते हैं। रेगर मिट्टी को क्या कहते हैं, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगर मिट्टी है। वन और वन्य जीव, बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं, जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए, ताकि जीव हैं उनकी विविधता बनी रह सके, उनको ख़त्म ना किया जाए, उनके लिए जगह, आरक्षित जगह बना दी जाती है, उसको कहते हैं जैव बायोस्फीयर। कृषि, धान, कौन सी कृषि फसल उगाई जाती है, मतलब कृषि का कौन सा रूप है, गहन कृषि। धान मतलब चावल, गहन कृषि का रूप है। भारत का किसान ऋतु चक्र क्या, खरीफ और खरीफ के बाद रबी, रबी के बाद खरीफ, फिर खरीफ, ये ऋतु चक्र कहलाता है। उद्योग, मैनचेस्टर, उद्योग का जो प्रश्न है वो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। संचार का सबसे तेज माध्यम क्या है, इंटरनेट है संचार का सबसे तेज माध्यम। राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे लंबा मार्ग कौन सा है, NH-44, और ये कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लंबाई 4112 किलोमीटर, जो कि श्रीनगर, उत्तर में श्रीनगर है और दक्षिण में कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में, यहाँ से पूरे भारत को जोड़ता है। तो ये उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है। भारत के देश के आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने कर लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न होंगे अपने रिक्त स्थान और वन लाइनर होंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स वन लाइनर क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं और ये आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत करेंगे। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये प्रश्न ऐसे दिया हुआ होगा आपको, यहाँ आपको ऑप्शन लिखना है। तो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, गांधी जी ने। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई, यहाँ आपको खालिस्तान मिलेगा, तो 1914 आपको लिखना है। दांडी
यात्रा थी वो किस कानून के विरोध में थी? तो नमक कानून के। इटली का एकीकरण में अहम भूमिका किसने निभाई? तो ये गैरीबाल्डी ने। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853। चावल सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल क्या है भारत में? वो है चावल। लौह इस्पात उद्योग को कौन सा उद्योग कहते हैं? आधारभूत उद्योग। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 1992 में। WTO की स्थापना 1995 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। सभी बैंकों पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक RBI। उसकी स्थापना कब हुई? 1935 में। उपभोक्ता अधिकार कोपरा कब पारित किया गया? 1986 में। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत में परियोजना कौन सी है? बाघ परियोजना है। एगमार्क कौन से उत्पादों की गुणवत्ता बताता है? कृषि की। मुद्रण प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद। संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया। नवीकरण तो दे रखा है, फिर दूसरा कौन सा है ये भरना है आपको, अनवीकरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985। आंदोलन कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के बाद शुरू किया गया? वो आंदोलन कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, दांडी यात्रा भी कहते हैं, नमक आंदोलन भी कहते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को भारत में तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की किस भाव को दर्शाता है? किस गुण को? विविधता में एकता। साझेदारी सत्ता की साझेदारी। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय CLA काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 जो कि किससे किसको जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी को। संघवाद का अर्थ क्या है? सत्ता का बंटवारा केंद्र और किसके बीच हो जाए? राज्यों के बीच, उसको क्या कहेंगे? संघवाद। वन लाइनर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। और इसका जो प्रतीक था वो कौन था? मारियान। भारत में राष्ट्रीय रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से हुई। भारत में छपाई की शुरुआत गोवा से हुई। बॉम्बे का प्रिंटिंग प्रेस किस भाषा में था? मराठी भाषा में था। बायोस्फीयर रिजर्व किसके संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं? जैव विविधता के लिए। झूम कृषि कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में। कृषि भारत के किस क्षेत्र का है? तो प्राथमिक क्षेत्र का। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जिसको कहते हैं वो कहाँ स्थित है? टिस्को भारत में कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। भारत का पहला आधुनिक उद्योग कपड़ा उद्योग है। संघवाद भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 6 प्रकार की। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, ये लेटराइट मिट्टी, तो 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। रेगिस्तानी मिट्टी। बाढ़ नियंत्रण के लिए कौन सी परियोजना बनाई जाती है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। किस संगठन द्वारा वैश्विक व्यापार के नियम तय होते हैं? WTO द्वारा। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? लोगों की भागीदारी हो। नरेगा का पूरा नाम क्या है? नरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य गतिविधि क्या है? कृषि और पशुपालन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान 25 की बात कर रहे हैं हम। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। संघ सूची में आने वाले विषय लिखने हैं। 2 विषय कौन से लिखेंगे? रक्षा और विदेश संबंध है, वो संघीय सूची में आते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। ISI मार्क का विद्युत उपकरणों पर लगाया जाता है। रबी की प्रमुख फसल है गेहूँ। विकास की अवधारणा सतत और समावेशी विकास है। भारत की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? परिवहन की जो संचार प्रणाली है, परिवहन प्रणाली, उसको क्या कहते हैं? भारत की जीवन रेखा। लघुत्रात्मक प्रश्न। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद वह विचार है जो लोगों में एक समान भाषा, संस्कृति, इतिहास आदि को साझा करने वाले समुदाय को राष्ट्र मानते हैं और उसे एकीकृत राज्य बनाना चाहते हैं। इसको कहते हैं राष्ट्रवाद। यानी अपने राष्ट्र को एक करने के लिए या एकता के लिए मर मिटने का भाव आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। नेपोलियन के सुधारों में प्रमुख बदलाव क्या थे? न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक उन्नयन, कर सुधार, लोक शिक्षा आदि क्या थे? नेपोलियन के सुधारों में शामिल थे, जिसको कहते थे नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता। 1815 में वियना की संधि
ट्रीटी ऑफ वियना का उद्देश्य क्या था? नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप में संतुलन बनाए रखना, राजशाही को बहाल करना, राजतंत्र को दोबारा बहाल करना और राजनयिक व्यवस्था स्थापित करना। ये क्या था? 1815 की वियना संधि। क्यों औपनिवेशिक और मध्य यूरोपीय क्षेत्रों में विचारों का प्रसार हुआ? प्रकाशन, समाचार पत्र, विद्वानों की गतिविधि और शिक्षा के विस्तार के कारण ऐसा हो सका। राष्ट्रवाद सिर्फ युद्ध और विस्तार ही नहीं है। इस कथन का प्रमाण दीजिए कि राष्ट्रवाद सिर्फ युद्ध और उसके विस्तार से ही नहीं हुआ, जबकि साहित्य ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भाषा आंदोलन ने भी, संगीत और भावात्मक प्रतीकों ने भी। जैसे हमने देखा कि फ्रांस में मारियां और जर्मनी में जर्मिया एक प्रतीक बनाए गए थे जो कि राष्ट्रवाद के प्रतीक थे, और इन माध्यमों से भी चेतना बढ़ी थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ युद्ध से ही राष्ट्रवाद का विस्तार नहीं हुआ था। भारत में राष्ट्रवाद में हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कब लिखी? 1909 में। असहयोग आंदोलन क्यों बंद करना पड़ा गांधी जी को? कि चंपारण, खलीफत आदि कारणों से जो ये असहयोग आंदोलन था, इसके साथ ही खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। तो गांधी जी चाहते थे कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो। तो चोरा चोरी नामक जगह पे क्या हो गया था? एक हिंसक घटना हो गई थी, इसलिए असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। नमक सत्याग्रह की भूमिका क्या थी? तो ये असहयोग आंदोलन के बाद एक सशक्त आंदोलन यानी मजबूत आंदोलन उभरा था, जिसने आम जनता को आंदोलन से जोड़ दिया था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका रही? तो इसमें महिलाएं भी, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता के लिए, उसके लिए भाग ले रही थी, बढ़ चढ़ कर आगे आंदोलन में भाग ले रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन भारत में आर्थिक जीवन कैसे प्रभावित हुआ? तो आर्थिक जीवन के लिए क्या किया गया था? एक तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, घोटालों पे आक्रोश हुआ, स्वदेशी जो उद्योग थे उनको प्रोत्साहन मिला। स्वदेशी यानी खुद की, हमारे देश में बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे, तो उससे खुद के जो उद्योग थे देश में, छोटे छोटे उद्योग, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और इसका जो मेन जो प्रश्न है वो सिल्क रूट, रेशम मार्ग का महत्व क्या था? तो इससे व्यापार, विचार और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, जो कहाँ? भारत, चीन, रोम आदि को जोड़ता है। नई फसलें, न्यू क्रॉप, विश्व अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है? उत्पादकता बढ़ी, पोषण बेहतर हुआ और खेती की विविधता भी बढ़ी। IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? युद्धोत्तर पुनर्निर्माण और देशों के आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए। उदाहरण दीजिए कि कैसे औद्योगिकरण और वैश्वीकरण ने अलग देशों में संसाधन स्थानांतरित किए। कपड़ा उद्योग चीन, बांग्लादेश में स्थानांतरित होगा। योगा पश्चिम में प्रसार हुआ। औद्योगिक युग में हम बात करेंगे औद्योगिकरण क्या है। औद्योगिकरण मशीनों द्वारा भारी उत्पादन किया गया, जहाँ श्रम और पूंजी का उपयोग हो। आदि औद्योगिकरण किसको कहेंगे? औद्योगिकरण से पूर्व का जो युग था उसको क्या कहेंगे? आदि औद्योगिकरण। दो दुष्प्रभाव भी बताने, प्रदूषण बढ़ा, मजदूरों का शोषण हुआ, पारंपरिक कारीगरी का पतन हुआ। भारत में पहले औद्योगिक केंद्र कोलकाता में जूट और मुंबई में कपड़े का, और उत्तर पश्चिम भारत है उसमें लौह इस्पात उद्योग पनपा। उद्योगों ने ग्रामीण और शहरी जीवन को बदल दिया, क्योंकि लोगों ने रोजगार की तलाश में कहाँ की ओर पलायन किया? शहरों की ओर। रोजगार में बदलाव हुआ, जीवन शैली में परिवर्तन आया। मुद्रण और आधुनिक दुनिया मुद्रण संस्कृति का सामाजिक प्रभाव क्या रहा? विचारों का प्रसार हुआ, बहस यानी डिस्कस हुआ, साक्षरता में वृद्धि हुई। कैसे समाचार पत्र और पत्रिकाएं राष्ट्र चेतना बढ़ाने में मदद करती हैं? तो नए विचार पहुँचते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, और आंदोलन का समर्थन जनता को जोड़ती। ये समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से जनता जुड़ती है, आंदोलन को समर्थन मिलता है, नए विचार आते हैं। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति के बीच संबंध, विचारों का प्रसार हुआ, क्रांतिकारी पत्र और जनता में जागरूकता भी बढ़ी। प्रिंट संस्कृति ने धर्म और समाज में किस तरह बदलाव किए? पुरानी मान्यताओं पर प्रश्न हुआ, सुधारवादी लेखन हुए, अलग अलग मतों का प्रसार हुआ। जियोग्राफी के प्रश्न होंगे, वो संसाधन क्या है? तो ऐसी वस्तुएं
जिनकी द्वारा मानव की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है उसको क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे जल है, भूमि है, जंगल है। मानव खुद भी एक संसाधन है, रिसोर्स है। नियोजन, संसाधन क्यों जरूरी है? सीमित संसाधन है, इसलिए उन्हें अगर न्याय संगत और सतत टिकाऊ उपयोग नहीं करेंगे तो संसाधन क्या हो जाएंगे? खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए उनका नियोजन आवश्यक है। संसाधन विभाजन के अनुसार प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन, इनको हम बांट सकते हैं। संसाधन का कारण क्या है? संसाधन क्षय का, डिग्रेशन, संसाधन खत्म क्यों हो रहे हैं? अति योजन यानी अति दोहन, प्रदूषण के कारण भी, और बद प्रबंधन यानी गलत प्रबंधन के कारण भी। बद प्रबंधन का मतलब होता है गलत मैनेजमेंट। वन और वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड फायर रिसोर्स। वन्य जीव क्या है? जंगलों में रहने वाले जीव, पशु पक्षी, कीट आदि, ये क्या है? वन्य जीव हैं। वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए दो उपाय क्या कर सकते हैं? अभ्यारण्य बना सकते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कर सकते हैं, सामुदायिक भागीदारी, समूह की भागीदारी द्वारा भी हम इनको बचा सकते हैं। वन्य जीव के घटते संरक्षण का मुख्य कारण क्या है? मतलब ये घटते क्यों जा रहे हैं? तो निवासी स्थान है इनका खत्म कर रहे हैं लोग, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, अवैध शिकार कर रहे हैं, प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। समुदायों की भागीदारी संरक्षण में कैसे मदद कर सकती है? कैसे बचा सकते हैं? समुदाय बचा सकते हैं, बिल्कुल। स्थानीय जागरूक होंगे लोग, स्थानीय ज्ञान जागरूकता होगी, संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे तो बचा सकते हैं। जैसे राजस्थान में जो बिश्नोई समाज है वो पेड़ पौधे और वन्य जीव संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है, तो समुदाय को भी निभानी चाहिए। जल संसाधन, जल संसाधन की समस्याएं क्यों महत्वपूर्ण है? तो कृषि हो गई, पीने का पानी हो गया, उद्योग आ गए, सब जगह किसकी ज़रूरत है? पानी की होती है, ये सीमित है, इसलिए समस्या है मुख्य। जलवायु परिवर्तन और मानव उपयोग कैसे समस्या बढ़ाते हैं? वर्षा की कमी, भूजल स्तर गिर जाना और अधिक उपयोग हो जाना। जल संरक्षण के दो तरीके, कैसे हम जल को संचय कर सकते हैं? वर्षा जल संचय, तालाब पुनर्योजन। तो ये मॉडल पेपर है। जल विवाद, तो राज्यों के बीच नदियों के विवाद को क्या कहते हैं? जल विवाद कहते हैं। कृषि का प्रकार, मिश्रित कृषि जिसमें पशुपालन और कृषि दोनों होते हैं। हरित क्रांति, कृषि सुधार। नेक्स्ट जो प्रश्न होंगे अपने वो होंगे निबंधात्मक और लघुत्तरीय प्रश्न। तो ये आपको PDF फॉर्म में मिलेगा, इसको डाउनलोड करें और आप आराम से याद कर सकते हैं। संविधान में कितनी सूचियाँ? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और संघ सूची के विषय कौन से? जैसे रक्षा है, विदेशी मामले हैं। राज्य सूची के विषय कौन से? जैसे पुलिस है, स्वास्थ्य है, जिस पे राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती पे दोनों सरकारें कानून बनाती, और अगर विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। जैसे शिक्षा है, विवाह है, ये समवर्ती सूची है, दोनों सरकारों का काम है, केंद्र का भी है, राज्य का भी है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में तो पूरा मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपका कुछ भी आएगा, अगर आपने धैर्य के साथ इसको सीख लिया। और अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो निबंधात्मक प्रश्न भी मैं करा दूंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर हम निबंधात्मक प्रश्नों की भी तैयारी करेंगे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, 32 पेज को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मैं भी करवाऊंगी जो कि 5 नंबर का आएगा आपका, खनिज और ऊर्जा संसाधन वाले चैप्टर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, तब भी आपकी समस्या का पता चलेगा कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें समझाया हुआ है। PDF जो अपने पर्सनल नोट्स हैं उसमें